हेलो एवरीवन, मैं गुंजन। वेलकम टू टीका इंडिया। आज मैं आप सभी के लेके आई हूँ क्लास 12 का न्यू टॉपिक विच इज़ अ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हमने क्लास 12 के बहुत चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं, है ना। तो आज हम इस क्लास 12 की लास्ट यूनिट हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद इकोलॉजी भी आएगी, बट मेन यूनिट जो अब हमारी है, जो थोड़ी सी डिफिकल्ट है कंपेयर टू द इकोलॉजी विच इज़ द बायोटेक्नोलॉजी, है ना। तो आज हम बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके प्रिंसिपल्स और इसके प्रोसेसेस। तो क्या क्या आ जाता है उस चैप्टर के अंदर की प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, देन टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और वो कौन कौन से प्रोसेस है जो उसके अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो देखो बायोटेक्नोलॉजी सबसे पहले क्या होता है, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमें दो वर्ड्स दिख रहे हैं, बायो और टेक्नोलॉजी, इजंट इट। तो देखो बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड होता है, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर दो वर्ड्स आ रहे हैं, है ना। एक तो कौन आ रहा है, बायो, और दूसरा क्या आ रहा है, टेक्नोलॉजी। बायो मतलब तो क्या होता है, लिविंग, और टेक्नोलॉजी मतलब क्या हो गया, टेक्निक्स। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या होगा, हम अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, क्यों, फॉर द मेकिंग द यूजफुल प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी इज व्हाट, इन विच वी आर अप्लाइंग द टेक्निक्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर मेकिंग द यूजफुल प्रोडक्ट। ठीक है, तो टेक्निक लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे लगाई जाएगी ताकि क्या हो, यूजफुल प्रोडक्ट्स बन सके, सो दैट वी कैन फॉर्म द यूजफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स में जैसे कौन आ गए, हार्मोन्स आ गई, मैनी एंजाइम्स आ गई, जिसके वजह से ह्यूमन की बहुत से डिजीज क्योर होती है ना। तो हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर टेक्निक अप्लाई करी है ताकि हम यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाएं, और वो प्रोडक्ट कौन इस्तेमाल करेगा आगे, ह्यूमन से इस्तेमाल करेंगे। इट इज फर्दर यूज बाय द ह्यूमन। क्लियर नहीं है, तो दिस इज द बायोटेक्नोलॉजी, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है, बहुत चीजें उसमें समझने के लिए। तो क्लास 12 की मेन चैप्टर जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी रहता है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इट इज द टेक्नोलॉजी दैट लिंक विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म सो दैट द मेनी यूजफुल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, एंड दीज प्रोडक्ट्स आर यूज बाय द ह्यूमंस। ठीक है, इन प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल कौन करेगा, ह्यूमंस से करेंगे। ठीक है, अब देखो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं, इन विच वी अप्लाइंग द टेक्निक्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो टेक्नोलॉजी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर लगाई जाएगी, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर या फिर कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स पर लगाई जाएगी, और ये टेक्निक्स के थ्रू क्या होगा, यूजफुल प्रोडक्ट्स बनेंगे, इजंट इट। और इन प्रोडक्ट्स का भी कौन इस्तेमाल करेगा, ह्यूमन ही इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको हमने दो टाइप्स में देखा है। कौन सा, एक तो क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी, और दूसरा क्या है आपका, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, कौन सा है, क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी को ही हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जो टेक्निक्स पुराने टाइम में इस्तेमाल किए जाते थे उसको क्या बोला जाता है, क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ओल्ड मेथड, ट्रेडिशनल मेथड इज द क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसके अंदर कोई भी एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, नो एडवांस टेक्निक्स आर यूज्ड। ठीक है, तो उसके अंदर कोई हम एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कोई एडवांस टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये जो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, जो क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी नॉर्मल हम घर पे भी करते हुए आ रहे हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही अब बनाते हैं दूध से, इजंट इट। एग्जाम्पल में कौन आ गया, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, है ना। तो कैसे बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल हो गया ये, जिसमें हमने क्या करा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा कौन सा था, लैक्टोबैसिलस, है ना। हमें पता है लैक्टोबैसिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमने इस्तेमाल करा किसमें, मिल्क के अंदर, है ना। तो मिल्क के अंदर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल करा, जिसकी वजह से यूजफुल प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, कर्ड बन गया। तो ये तो था बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इन विच वी आर यूजिंग द टेक्निक ऑन द माइक्रो ऑन द ऑर्गेनिज्म फॉर मेकिंग द यूजफुल प्रोडक्ट, है ना। तो मिल्क के अंदर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल करा, जिससे यूजफुल प्रोडक्ट बन गया हमारा क्या, कर्ड। ठीक है, तो जो बायोटेक्नोलॉजी पुराने टाइम से चलती हुई आ रही है, जिसके अंदर कोई एडवांस टेक्निक्स, एडवांस टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वो कौन होता है, हमारा क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हो गया, कर्ड हो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड, ये सब किसके एग्जांपल है, क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी के। ठीक है, बट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमारा फोकस किस पर आएगा, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी कुछ चीजें हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, विच इज द ह्यूमन वेलफेयर के अंदर। उसमें हमने देखा था कि कर्ड कैसे बन रही है, एंटीबायोटिक्स कैसे बन रहे हैं, कैसे सूएज ट्रीटमेंट हो रहा है। तो दीज आर द पार्ट ऑफ द क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द
मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, है ना। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में भी क्या होगा, इसके अंदर एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा टू प्रोड्यूस द यूजफुल प्रोडक्ट। ठीक है, तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आज की बायोटेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, देयर विल बी द यूज ऑफ एडवांस टेक्निक। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे फॉर मेकिंग द यूजफुल प्रोडक्ट। अब वो जो यूजफुल प्रोडक्ट बनेगा बाय यूजिंग द एडवांस टेक्निक, वो कम क्वांटिटी में नहीं होगा, इट विल बी इन द लार्ज क्वांटिटी एज वेल। ठीक है, तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट तो एक तो साथ में क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो हमारा क्या होगा, डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा। दिस विल बी अ डिजायर्ड प्रोडक्ट। और ये डिजायर्ड प्रोडक्ट साथ में क्या होगा, इन द लार्ज क्वांटिटी, क्योंकि कम क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमने इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई है, इतना ज्यादा हमने इन्वेस्टमेंट करी है, तो हमें प्रोडक्ट भी क्या चाहिए होगा, लार्ज चाहिए होगा, है ना। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज द recent biotechnology in which we are using the advanced techniques to produces the desired product in the large quantity। ठीक है, पुराने बायोटेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर कोई एडवांस टेक्निक्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी वो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से अब ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम एडवांस टेक्निक का तो इस्तेमाल करते ही हैं। ठीक है, तो ये एडवांस टेक्निक मेनली किस पे लगाई जाती है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ अ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो देखो, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मेनली किया क्या जाता है, मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को चेंज किया जाता है। ठीक है, दिस इज द की पॉइंट ऑफ द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम ये देखने वाले हैं। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड अपॉन द चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम करते क्या है, चेंज इन द चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल के सीक्वेंस को हम चेंज करते हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के सीक्वेंस को चेंज किया जाता है। जेनेटिक मटेरियल के सीक्वेंस को अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, अगर सेंट्रल डॉगमा को अगर हम रिकॉल करें, डीएनए चेंज होगा तो डीएनए से आरएनए की सीक्वेंस चेंज होगी, आरएनए चेंज होगा तो आरएनए से प्रोटीन चेंज होगी, इजंट इट। ठीक है, तो डीएनए को चेंज किया जाता है, डीएनए के सीक्वेंस को चेंज करेंगे तो उससे बनने वाला एमआरएनए की सीक्वेंस चेंज होगी, और एमआरएनए की सीक्वेंस चेंज होगी तो उससे प्रोटीन चेंज होगी, और प्रोटीन अगर चेंज होगी तो उससे बनने वाला जो फिजिकल करेक्टर आता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी मेनली बेस्ड ऑन द चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल विच इज द डीएनए। तो डीएनए के सीक्वेंस को चेंज किया जाता है ताकि प्रोटीन बदल जाए, और प्रोटीन बदलती है इन द फॉर्म सो दैट वी कैन एबल टू गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोटीन को चेंज क्यों किया गया, ताकि हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाए। वो डिजायर्ड प्रोडक्ट आपके एंजाइम्स भी हो सकती है, हॉर्मोन्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्लियर ना ये, और साथ में ये जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा, वो कैसे बनता है, इन द लार्ज क्वांटिटी, नॉट इन द स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, तो दिस इज द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं कि कैसे डीएनए को चेंज किया जाता है बाय यूजिंग द टेक्निक। ठीक है, तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इट इज बेस्ड ऑन द मैनिपुलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, है ना। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में होता क्या है, मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल हमारा कौन है, विच इज द डीएनए, है ना। तो डीएनए की सीक्वेंस को क्या किया जाता है, वो चेंज किया जाता है। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द चेंजेस इन द डीएनए सीक्वेंस, और डीएनए की सीक्वेंस चेंज होगी तो उससे बनने वाली क्या होगी, प्रोटीन चेंज होगी, है ना। डीएनए की सीक्वेंस के चेंज होने की वजह से क्या होगा, उससे बनने वाली प्रोटीन चेंज होगी, प्रोटीन विल बी चेंज। और प्रोटीन अगर चेंज होगी तो क्या होगा, उसके वजह से जो डिजायर्ड करेक्टर है वो डेवलप हो पाएगा। ठीक है, प्रोटीन के चेंज होने, प्रोटीन की वजह से होता है क्या, करेक्टर विजिबल होता है। तो प्रोटीन चेंज हो गई तो करेक्टर भी चेंज हो जाएगा, और वो करेक्टर कैसे आएगा, यूजफुल आएगा, डिजायरेबल करेक्टर विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, डिजायरेबल करेक्टर, या फिर वो करेक्टर भी हो सकता है या फिर डिजायरेबल प्रोडक्ट भी हो सकता है, डिजायरेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल, ताकि प्रोटीन चेंज हो उससे, और प्रोटीन चेंज होगी तो उससे क्या होगा, यूजफुल प्रोडक्ट हमारा बन पाएगा। ठीक है, यूजफुल प्रोडक्ट बन सकता है, या फिर जिस भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए चेंज किया जाएगा तो उसके अंदर प्रोटीन चेंज हो जाएगी, और प्रोटीन चेंज होने की वजह से उसका फिजिकल करेक्टर, उसके ट्रेट्स में चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो चेंजेस इन द करेक्टर दैट लीड्स द डेवलपमेंट ऑफ द डिजायरेबल करेक्टर। ठीक है, होता क्या है, यहाँ पे मिक्स जो मैच ऑफ डीएनए होता है। ठीक है, मिक्स जो मैच ऑफ डीएनए होता है, कैसे होता है एग्जैक्टली, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हम कैसे डीएनए को मैनिपुलेट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मेनली हमें याद रखना, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम करते क्या है, चेंजेस इन द डीएनए सीक्वेंस, डीएनए के सीक्वेंस को हम चेंज कर देते हैं ताकि उससे यूजफुल प्रोडक्ट हमें मिल सके। ठीक है, अब देखो, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ अ बायोटेक्नोलॉजी। तो कौन कौन से रूल्स बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ जाते हैं, सबसे पहला रूल जो हमारा आ जाता है विच इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग।
दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। पूरा बायोटेक्नोलॉजी का जो मेन प्रिंसिपल है वो कौन है? जेनेटिक इंजीनियरिंग ही है। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल कौन आ जाता है हमारा? केमिकल इंजीनियरिंग। सेकंड प्रिंसिपल क्या आएगा? केमिकल इंजीनियरिंग। तो हमारा जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द टू प्रिंसिपल्स विच इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा पहला है विच इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इसके नाम से क्लियर हो रहा है जेनेटिक मतलब क्या होता है? जीन, यानी कि डीएनए के सीक्वेंस। और इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है? चेंज। तो वही चीज हो गई। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? इट इज द मैनिपुलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या करते हैं? डीएनए के सीक्वेंस को मैनिपुलेट करते हैं, डीएनए के सीक्वेंस को हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द इट इज अ मैनिपुलेशन ऑफ इट इज अ मैनिपुलेशन ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेट करना ही क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जिसके अंदर हम कौन सा क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं? मिक्स एंड मैच ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मिक्स और मैच करते हैं, वो भी देखेंगे कैसे मिक्स और मैच किया जाता है। मेन की पॉइंट हमें याद रखना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज व्हाट? इट इज द चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक मटेरियल को चेंज करना, डीएनए के सीक्वेंस को चेंज करने क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, और डीएनए के सीक्वेंस को चेंज करने की वजह से उसकी प्रोटीन चेंज हो जाती है, प्रोटीन की वजह से उसका फिजिकल कैरेक्टर चेंज हो जाता है, एंड वी आर गेटिंग द डिजायरेबल प्रोडक्ट और द डिजायरेबल एनिमल, प्लांट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर ना? ये होता क्या है इसके अंदर, अभी हम देखेंगे ये। अब देखो दूसरा कौन सा आ गया? वो केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल कंडीशन। यानी कि जहां पर भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस किया जा रहा होगा, जहां पर भी डीएनए की सीक्वेंस को चेंज किया जा रहा होगा, वहां पर कौन सी कंडीशन रखी जाती है? बिल्कुल हाइजेनिक कंडीशन रखी जाती है, स्टेराइल कंडीशन रखी जाती है। ठीक है, तो केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। और स्टेराइल कंडीशन कौन सी होती है? कि बिल्कुल क्लीन कंडीशन, मॉस्किटो माइक्रोब्स फ्री कंडीशन। ठीक है, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर बिल्कुल साफ सुथरा है, यानी कि कोई भी माइक्रोब्स की ब्रीडिंग नहीं हो सकती, अनडिजायरेबल माइक्रोब्स की ब्रीडिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, तो केमिकल इंजीनियरिंग इज व्हाट? इज द मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेराइल कंडीशन, यानी कि हाइजेनिक कंडीशन, क्लीन कंडीशन, ताकि क्या हो? अनडिजायरेबल माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो। नो ग्रोथ ऑफ नो ग्रोथ ऑफ अनडिजायरेबल माइक्रोब्स, ताकि अनडिजायरेबल माइक्रोब्स ग्रो ना करें। ठीक है, हम चाहते हैं सिर्फ डिजायरेबल प्रोडक्ट ही बने हमें। ठीक है, हमें चाहिए भाई, हमें ये वाला माइक्रोब चाहिए तो सिर्फ वही माइक्रोब ग्रो करे, कोई अनडिजायरेबल माइक्रोब ग्रो ना करे। ठीक है, तो केमिकल इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ द सोइल कंडीशन, बिल्कुल क्लीन कंडीशन, सो दैट द अनडिजायरेबल माइक्रोब्स आर नॉट ग्रो इन दैट एरिया। क्लियर ना? ये तो पहले हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग कि हाउ मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर, कि कैसे एक डीएनए के सीक्वेंस को चेंज किया जाता है, हाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग अकर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से चैप्टर आपका मेनली शुरू हो जाता है। तो देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने देख लिया, मैनिपुलेशन ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस। और डीएनए के सीक्वेंस का चेंज होगा तो उसके वजह से ऑर्गेनिज्म की फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और फिजिकल अपीयरेंस में चेंज होगा और साथ में हमें क्या मिल सकता है? डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा, या फिर हमें एक ऐसा ऑर्गेनिज्म मिलेगा जिसके अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अभी कैसे होता है एग्जैक्टली वो हम स्टेप बाय स्टेप अभी देखेंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की ही क्यों गई है? ताकि डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें मिल सके, और साथ में वो ऑर्गेनिज्म मिल सके जिसके अंदर बेनिफिटेड ट्रेट्स है, यानी कि वो ट्रेट्स है जो हमें चाहिए। ठीक है, जैसे कि सपोज एक एग्जांपल के लिए, जैसे एक काऊ हो गई, इस काऊ के अंदर क्या होगा? इसका डीएनए होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, है ना? काऊ के अंदर कौन है? जेनेटिक मटेरियल, उसका अपना डीएनए है। हमने क्या करा? इसके डीएनए को चेंज कर दिया, वी आर मैनिपुलेटिंग द डीएनए ऑफ द काऊ। है ना? हमने यानी कि काऊ के ऊपर क्या अप्लाई कर दी? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाई कर दी। कैसे अप्लाई करी वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो काऊ का हमने क्या कर दिया? जेनेटिक मटेरियल चेंज कर दिया, वी चेंज द डीएनए ऑफ काऊ। काऊ के डीएनए को हमने चेंज कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से चेंज करा कि अब उसके मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो पहले से 2 गुनी हो जाए। है ना? तो डीएनए हमने चेंज कर दिया काऊ का, और डीएनए को चेंज करने की वजह से उसका जो मिल्क का प्रोडक्शन था, वो क्या हो गया? मिल्क प्रोडक्शन इज ट्वाइस। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन जो था वो पहले से क्या हो गया? 2 गुना हो गया। क्लियर ना? तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों की जा रही है? उसका डीएनए क्यों चेंज किया गया? ताकि हमारे पास डिजायरेबल कैरेक्टर आ जाए। पहले से क्या हो गया? मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो क्या हो गया? 2 गुना हो गया। पहले से ज्यादा वो अब मिल्क दे रही है। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी डीएनए को चेंज कर सकते हैं कि उसकी वजह से जो हमारी काऊ है वो क्या बन गई है? डिजीज रेजिस्टेंट बन गई है।
अब वो बहुत सारी कुछ बीमारियों को झेलने लायक बन गई है, यानी कि ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेंथ आ गई है, टॉलरेंस पावर बढ़ गई है। ठीक है, तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक इंजीनियरिंग उसके डीएनए को चेंज क्यों करते हैं? ताकि उसके अंदर डिजायरेबल करेक्टर आ जाए, और डिजायरेबल करेक्टर आने की वजह से हमें भी फायदा होगा और साथ में काऊ को भी हो रहा है, क्योंकि वो क्या बन गई, डिजीज रेजिस्टेंट बन गई है। ठीक है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से डिजायरेबल प्रोडक्ट्स भी हमें मिल रहे हैं, जैसे क्या मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ गया तो हमें मिल्क ज्यादा मिल रहा है। क्लियर ना? तो मेन पर्पस ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज टू गेट द यूजफुल प्रोडक्ट एंड द करेक्टर्स एंड डेवलप द बेनिफिटेड करेक्टर्स इन द ऑर्गेनिज्म। क्लियर नहीं? अब कैसे जेनेटिक मटेरियल को चेंज किया जाता है वो हम डिस्कस करते हैं। देखो, ठीक है, अब देखो पॉइंट के बीच में एक चीज आ जाती है हमारी, ये रिप्रोडक्शन क्या होता है हमें पता है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म दो तरीके से होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल मोड से होता है। सेक्सुअल के अंदर क्या था कि जब दो ऑर्गेनिज्म मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, वो क्या होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वो पेरेंट के क्या होता है, सिमिलर होता है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, वेरिएशन अकर इन द सेक्सुअल प्रोडक्शन। ठीक है, पर लेकिन क्या होता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन तो आती है। ठीक है, इसके अंदर वेरिएशन तो आते हैं, यानी कि वेरिएशन मतलब हमें पता है क्या होता है, चेंजेस। वेरिएशन मतलब हमें पता है क्या होता है, चेंजेस तो आते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, बट वो चेंजेस क्या हो सकते हैं, जो नया ऑर्गेनिज्म आ रहा है वो पेरेंट के सिमिलर है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, कुछ नई चीज के साथ आ रहा है वो, तो वो नया करेक्टर क्या हो सकता है, वो हमारे लिए फेवरेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, अनडिजायरेबल करेक्टर्स भी डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, यानी कि जो ट्रेट हम नहीं चाहते कि प्लांट के अंदर ना आए या एनिमल के अंदर ना आए, वो ट्रेट भी आ जाते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल प्रोडक्शन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ अनडिजायरेबल करेक्टर्स एज वेल, अनडिजायरेबल करेक्टर्स भी आ जाते हैं। और असेक्सुअल के अंदर तो क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी डेवलप हो जाती है। ठीक है, जो भी नया ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होता है। ठीक है, तो इन दोनों मोड्स में क्या दिख रहा है, इन दोनों में क्या है, कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज छुपी हुई है। सेक्सुअल के अंदर क्या होता है, जो नेचुरल ब्रीडिंग जिसे हम बोलते हैं, तो सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स भी डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, और असेक्सुअल के अंदर तो एग्जैक्ट कॉपी बन रही है, यानी कि कोई वेरिएशन नहीं आ रही है ना। बट अगर हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अगर हम करते हैं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या होगा, जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, और ये नया ऑर्गेनिज्म कैसे बना है, उसके डीएनए को चेंज करके, उसकी जेनेटिक मटेरियल को चेंज करके। तो अगर हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाई करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाया, तो उससे क्या होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द डिजायर्ड कैरेक्टर्स ओनली। उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड कैरेक्टर्स बनेंगे। इट विल फॉर्म द डिजायर्ड कैरेक्टर्स ओनली, उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने डीएनए को चेंज इस तरीके से करा है कि सिर्फ और सिर्फ वो करेक्टर आए जो हम चाहते हैं। जैसा अभी काऊ का देखा तो काऊ के अंदर क्या हुआ था, मिल्क की प्रोडक्शन ही बढ़ी थी, बाकी और कोई एक्स्ट्रा चीजें, कोई अनडिजायरेबल करेक्टर डेवलप नहीं हुआ था। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से क्या होता है, जो भी नया ऑर्गेनिज्म बनता है जिसका हमने डीएनए को चेंज करा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ डिजायरेबल करेक्टर्स ही आते हैं, अनडिजायरेबल करेक्टर्स नहीं आते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर स्विच टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग, ताकि क्या हो, डिजायर्ड करेक्टर्स डेवलप हो जाए। ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल प्रोडक्शन में देखो क्या होता है, तो यानी कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन अगर हम करेंगे, वही ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन व्हाट द सेक्सुअल प्रोडक्शन, जो पुराने टाइम से चलती हुई आ रही है ना। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन की डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स भी डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, जो हम कैरेक्टर चाहते हैं वो तो आ गए, साथ में वो कैरेक्टर्स भी आ गए जो हम नहीं चाहते हैं, है ना। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, सेक्सुअल प्रोडक्शन की वजह से अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स भी डेवलप हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। दैट्स व्हाई वी आर स्विच टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसलिए हम क्या करें, जेनेटिक इंजीनियरिंग पे स्विच हुए, ताकि क्या हो, सिर्फ और सिर्फ डिजायरेबल कैरेक्टर से डेवलप हो, अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स डेवलप ना हो। ठीक है, तो अब देखते हो कैसे डीएनए को चेंज किया जाता है, हाउ द डीएनए मैनिपुलेशन अकर, है ना। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट द चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल सो दैट द डिजायरेबल कैरेक्टर्स आर डेवलप इन द ऑर्गेनिज्म। और जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से क्या होता है, अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स डेवलप नहीं होते। अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स, अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स इन ऑर्गेनिज्म इज नॉट फॉर्म्ड, इज नॉट डेवलप्ड। ठीक है, तो अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे तो क्या होगा, अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स डेवलप नहीं होंगे, सिर्फ जो हम कैरेक्टर चाहते हैं वही डेवलप होता है ना। मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ेगी। हम एन काउ को डिजीज रेजिस्टेंट बनाना चाहते हैं तो डिजीज रेजिस्टेंट ही होगी, कोई और फालतू का कैरेक्टर, कोई और अनडिजायरेबल कैरेक्टर डेवलप नहीं होता है बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, ठीक है, अब देखो तो कैसे डीएनए सीक्वेंस को चेंज किया जाता है, हाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग अकर, है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट द चेंजेस इन द डीएनए सीक्वेंस। तो डीएनए के सीक्वेंस को चेंज कैसे किया जाता है, अब पूरा प्रोसेस अब हम देखते हैं।
ठीक है, अगर मुझे काऊ की, जैसा भी हमने काऊ का एग्जांपल लिया था, फिर कोई और ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर मुझे क्या करना है, जेनेटिक मटेरियल वो चेंज करना है, तो जेनेटिक मटेरियल चेंज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स रहेंगे? देखो, सबसे पहला क्या किया जाता है, एट फर्स्ट वी आर आइडेंटिफाई द डीएनए विद द डिजायर्ड जीन। सबसे पहले हम डीएनए को आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई हमें कौन सा डीएनए चाहिए, और उस डीएनए के अंदर फिर देन वी आर सर्चिंग द कि हमें कौन सी जीन चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द डीएनए। आइडेंटिफाई द डीएनए। ठीक है, तो हमें पता भी इतने सारे क्रोमोसोम है ना, 1 से लेके 23 तक क्रोमोसोम है ह्यूमन के अंदर, ऐसी अदर एनिमल्स के अंदर भी अलग अलग क्रोमोसोम है। तो पहले हमें क्रोमोसोम को सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा क्रोमोसोम चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, फिर क्रोमोसोम के अंदर हम सर्च करेंगे कि हमें कौन सी जीन चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द डीएनए यानी कि क्रोमोसोम, कि कौन सा डिजायर्ड क्रोमोसोम है। फिर उस क्रोमोसोम के अंदर हम क्या देखेंगे, डिजायर्ड जीन, कि हमें जीन कौन सी चाहिए। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या रहेगा, आइडेंटिफाई द डिजायर्ड जीन, कि डिजायर्ड जीन कौन सी चाहिए, फिर वो उस पर हमें ध्यान देना होगा, है ना। तो जैसे कि हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर देखे बहुत सारे क्रोमोसोम है, और हमें कौन सा क्रोमोसोम चाहिए, हमें कौन से डीएनए सीक्वेंस चाहिए, सपोज हमें इन दो में से ये पहली वाली डीएनए सीक्वेंस चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से हमें कौन सी डीएनए सीक्वेंस चाहिए, ये फर्स्ट वाली, सेकंड वाली हमें नहीं चाहिए। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, इस डीएनए सीक्वेंस में से हमें जीन कौन सी चाहिए। अब जीन इसमें बहुत सारी होगी, तो हमने देखा कि हमें ये वाली जीन चाहिए। ठीक है, तो वी रिक्वायर दिस जीन, जीन ए चाहिए। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हम जेनेटिक मटेरियल चेंज करना चाहते हैं तो क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, सबसे पहला तो हमें डीएनए सीक्वेंस को सर्च करना होता है, फिर डीएनए सीक्वेंस में हमें डिजायर्ड जीन ढूंढना होता है कि हमें कौन सी जीन चाहिए एग्जैक्टली, है ना। तो हमें मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाना था काऊ के अंदर, तो हमें उसके अंदर जीन डालना था पहले। ठीक है, तो जीन कौन सा डालना होगा जो मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाए, है ना। तो पहला स्टेप क्या है, डीएनए सीक्वेंस को सर्च करो, फिर डीएनए सीक्वेंस के बाद डिजायर्ड जीन को सर्च करा। ठीक है, फिर जैसे में डिजायर्ड जीन मिल जाती है तो उस डिजायर्ड जीन को मेन डीएनए सीक्वेंस से अलग किया जाता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप क्या रहता है, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। जो हमारी डिजायर्ड जीन है उसको सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द डीएनए। ठीक है, तो डीएनए में से डिजायर्ड जीन को अलग किया जाता है, ये हमारा ये थर्ड स्टेप हो गया। पहला हमने डीएनए देखा, फिर डीएनए के बाद कौन सी जीन चाहिए वो देखा। ठीक है, डिजायर्ड जीन हमें मिल गई कि हमें भाई जीन ए चाहिए, फिर डिजायर्ड जीन को क्या किया जाएगा, मेन डीएनए सीक्वेंस से अलग किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा। तो ये मेन डीएनए सीक्वेंस जो होगी वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, और अलग करने के लिए हमें पता है कि हमें कट करना पड़ेगा यानी कि डीएनए सीक्वेंस को। तो कट करने के लिए हमें यहाँ पे बहुत सी एंजाइम्स के थ्रू हम यहाँ पे प्रोसेस को करते हैं। ठीक है ना। तो कट करने के लिए हम यहाँ पे सीजर्स का तो नॉर्मल इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि क्रोमोसोम इज वेरी वेरी टाइनी, तो वहाँ पे सीजर्स तो काम नहीं आएगी। तो सीजर्स की तरह यहाँ पे कौन होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करती है, डीएनए को कट करने में हेल्प करती है ताकि डिजायर्ड जीन उससे निकल जाए। ठीक है, तो कट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बाय यूजिंग द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो डीएनए को कट करने के लिए कौन सी एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगी, डीएनए को कट करने में हेल्प करेगी ताकि हमारा डिजायर्ड जीन उससे एक्सट्रैक्ट आउट हो जाए, उससे निकल जाए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, हमें और फिर जो भी हमारा डिजायर्ड जीन हमारा बाहर आ गया, तो एक पूरे डीएनए सीक्वेंस में से क्या देखा कि ये वाला जो पोर्शन है जो ये बीच में आ रहा है, ये कौन है हमारा, ये डिजायर्ड है ये। ठीक है, ये वाला कौन है, ये डिजायर्ड जीन है ये। तो डिजायर्ड जीन को क्या किया जाएगा, मेन डीएनए से हमने अलग करा बाय यूजिंग द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या करा, डीएनए डिजायर डीएनए को अलग कर दिया, डिजायर जीन को अलग कर दिया। ठीक है, तो जो मेन जीन होती है, जो डिजायर जीन होती है, उसको एक और नाम से बोलते हैं क्या, जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को डिजायर जीन को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसको अलग कर दिया। अब इस डिजायर जीन को हमें किसमें डाल इंसर्ट करना होता है, होस्ट के अंदर। जो भी डिजायर जीन है उसको फिर हम किसमें इंसर्ट करना होता है, होस्ट के अंदर, कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर हम चेंजेस चाहते हैं। किसके अंदर चेंजेस चाह रहे थे हम, जैसे काऊ के अंदर, कि काऊ के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ जाए, और मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें उसके जेनेटिक मटेरियल को चेंज करना था। तो जेनेटिक मटेरियल को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक जीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द मिल्क, उसको इंसर्ट किया जाता है ना। तो जीन को, इस डिजायर्ड जीन को किसमें इंसर्ट किया जाएगा, होस्ट के अंदर, यानी कि हम मान सकते हैं कि काऊ के अंदर। ठीक है, या फिर वो अदर एनिमल भी हो सकता है। तो डिजायर्ड जीन को किसमें होस्ट किया जाता है, किसमें इंसर्ट किया जाता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। बट क्वेश्चन क्या आता है कि इसको डायरेक्टली नहीं इंसर्ट किया जाता है, कि हमने डिजायर जीन, हमें पता लगे कि हाँ भाई ये जीन फॉर द मिल्क प्रोडक्शन, उसको हम डायरेक्टली काऊ के अंदर इंसर्ट नहीं करेंगे।
ठीक है ना, तो क्योंकि डायरेक्टली इंसर्ट क्यों नहीं किया जाएगा, हमें पता है कि बॉडी के अंदर हम जब भी कोई आउटर थिंग को डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं तो बॉडी बाहर की चीजों को खत्म कर देती है ना, तो डायरेक्टली इंसर्ट नहीं किया जाता है। तो डिजायर जीन को विद द हेल्प ऑफ सम मटेरियल इंसर्ट किया जाता है। तो डिजायर जीन को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन लेके जाता है, वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर जो एक तरीके का व्हीकल की तरह काम करता है, गाड़ी की तरह काम करता है, जो क्या करेगा, हमारी डिजायर जीन को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करने का काम करेगा। ठीक है, तो आगे हमें क्या चाहिए होता है, वेक्टर। तो वेक्टर क्या है, इट इज अ व्हीकल, वेक्टर इज अ व्हीकल दैट ट्रांसफर ट्रांसफर द desired gene, that transfer the desired gene in the host organism। ठीक है, तो जो हमारा वेक्टर है, ये वेक्टर क्या करेगा, डिजायर जीन को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करने का काम करेगा। और होस्ट ऑर्गेनिज्म ये मान सकते हैं क्या, काऊ के अंदर ट्रांसफर करने का काम करेगा। डायरेक्टली हम उसको इंसर्ट नहीं करेंगे। डायरेक्टली अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट को काऊ में डाल दिया तो क्या होगा, उसकी काऊ की बॉडी उसको खत्म कर देगी और जीन ऑफ इंटरेस्ट कुछ काम नहीं कर पाएगा फिर। ठीक है, तो डिजायर जीन को होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने के लिए हमें कौन चाहिए होते हैं, वेक्टर चाहिए होते हैं। ठीक है, और वेक्टर हमारे कौन होते हैं, वेक्टर का एग्जांपल है वो प्लाज्मिड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेक्टर का एग्जांपल कौन है, प्लाज्मिड। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड ये जो क्या करता है, डिजायर्ड जीन को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है। तो सबसे पहला क्या किया गया, वो मेन डीएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया गया, फिर मेन डीएनए सीक्वेंस के अंदर डिजायर्ड जीन को ढूंढा गया कि डिजायर्ड जीन कहाँ पर है। ठीक है, फिर डिजायर्ड जीन को कट किया गया, एक्सट्रैक्ट आउट किया गया मेन डीएनए से बाय यूजिंग द डिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियोटाइड एंजाइम। फिर कट करने के बाद इस डिजायर्ड जीन को, डिजायर्ड सीक्वेंस को कौन लेके जाएगा, व्हीकल लेके जाएगा, वेक्टर लेके जाएगा इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये वेक्टर में हमारा एग्जांपल कौन आ जाता है, प्लाज्मिड डीएनए इज एक्ट एज अ वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन आ गया, तो मेन डीएनए सीक्वेंस में से, मेन डीएनए सीक्वेंस में से हमारी मेन, है ना, डीएनए सीक्वेंस में से हमारा कौन आ गया था, डिजायर्ड जीन आ गया था। ठीक है, और डिजायर्ड जीन को क्या बोलते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमारा एक डीएनए सीक्वेंस में से हमारा मेन डिजायर्ड जीन आ गया, और दूसरा उस डिजायर्ड जीन को लेके कौन जाएगा, प्लास्मिड। लेके कौन जाएगा, प्लास्मिड। अब ये प्लास्मिड क्या होता है, इट इज अ स्मॉल सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए सीक्वेंस, है ना। तो जो प्लास्मिड है ये क्या है, इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर स्मॉल सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए। ठीक है, तो जो हमारा प्लास्मिड होता है और किसके अंदर पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बीच में मेन डीएनए तो होता ही है। ठीक है, साइड में छोटे छोटे से सर्कुलर क्रोमोसोम्स पड़े होते हैं, सर्कुलर डीएनए पड़े होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो साइड में स्मॉल स्मॉल सर्कुलर क्रोमोसोम्स होते हैं, सर्कुलर डीएनए होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्लास्मिड। ठीक है, तो प्लास्मिड क्या है, इट इज एक्स्ट्रा सर्कुलर स्मॉल डीएनए फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल। और कैसे होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, खुद से अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ठीक है, खुद से ही अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको होस्ट तक ले जाने में कौन सा व्हीकल काम करेगा, प्लास्मिड हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम प्लास्मिड को निकालते हैं, इन स्मॉल सर्कुलर डीएनए को हमने निकाला, और इन स्मॉल सर्कुलर डीएनए को भी कट किया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू। ठीक है, फिर स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्लास्मिड को भी हमने कट कर दिया। ठीक है, क्यों कट किए, ताकि उसके अंदर जगह किसकी बन जाए, डिजायर्ड जीन की जगह बन जाए, है ना, तो सो दैट वी कैन अटैच द डिजायर्ड जीन हेयर। ठीक है, तो डिजायर्ड जीन को एक्सट्रैक्ट करा, फिर उसके बाद हमने प्लास्मिड को निकाला प्रोकैरियोटिक सेल से, फिर प्लास्मिड को भी हमने सेम उसी एंजाइम से कट करके उसमें स्पेस बनाया, और वहां पे किसको लाइगेट कर देंगे, वहां पे हम लाइगेट कर देंगे अपने डिजायर्ड जीन को। ठीक है, तो डिजायर्ड जीन को यहाँ पर लाइगेट कर दिया जाएगा, यानी कि ज्वाइन कर दिया जाएगा, अटैच कर दिया जाएगा। ठीक है, तो प्लाज्मिड डीएनए को भी हमने कट करा, उसमें स्पेस बनाया, वहां पर किसको अटैच कर दिया, डिजायर्ड जीन को अटैच कर दिया। और ये डिजायर्ड जीन क्या करेगी, मान लिया हमने कि वो काऊ के अंदर मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाएगी। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो प्लाज्मिड प्लस में डिजायर्ड जीन, प्लाज्मिड प्लस में डिजायर्ड जीन से क्या बनता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है कौन है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, डिजायर्ड जीन प्लस में प्लाज्मिड। ठीक है, तो डिजायर्ड जीन प्लस में प्लाज्मिड से क्या बनता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। ठीक है, फिर इस
रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ही, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ही क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है इन द होस्ट। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ही इंसर्ट किया जाता है होस्ट के अंदर। ठीक है, अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब होस्ट के अंदर जाएगा, काऊ के अंदर जाएगा, तो काऊ की बॉडी उसको डैमेज नहीं करेगी। ठीक है, उसको खत्म नहीं करेगी। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए फिर जब ये ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है, फिर देन वो अपना काम कर पाएगा। क्यों डाला था हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर, काऊ के अंदर? ताकि जीन से क्या बने, वो प्रोटीन्स बने ड्यू टू विच द मिल्क प्रोडक्शन कैन बी फॉर्म्ड, है ना। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए फिर क्या करेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर कौन है, डिजायर्ड जीन है, और ये डिजायर्ड जीन क्या करेगी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर कौन है, डिजायर्ड जीन है। डिजायर्ड जीन से क्या बनेगा, डिजायर्ड प्रोटीन बनेगा, जो हम प्रोटीन चाह रहे हैं, और डिजायर्ड प्रोटीन की वजह से डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर ना ये? तो दैट्स व्हाई वी आर एडिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन द पर्टिकुलर होस्ट। ठीक है, तो कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल मैनिपुलेट किया जाता है, चेंज किया जाता है, ऐसे किया जाता है बाय इंसर्टिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट कर दिया, तो हमने एक तरीके से उसकी डीएनए की सीक्वेंस को चेंज कर दिया। और डीएनए की सीक्वेंस को चेंज करने की वजह से, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की वजह से क्या होगा, डिजायर्ड प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा उसके अंदर। ठीक है, अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, और ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही क्या करता है, नंबर को मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल के अंदर ही क्या करता है, अपने नंबर को इंक्रीज करता है। और उसको जोड़ने में किसने हेल्प करी थी, डिजायर्ड जीन और प्लाज्मिड को किसने जोड़ा था, डीएनए लाइगेज ने। ठीक है, दिस इज द एंजाइम विच हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ द डिजायर्ड जीन विद द प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, और होस्ट ऑर्गेनिज्म फिर क्या हो जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाएगा, यानी कि हमने उसके डीएनए सीक्वेंस को क्या कर दिए, चेंज कर दिए। तो जब भी हम किसी होस्ट के अंदर क्या इंसर्ट करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करेंगे, तो उसका जीन, उसका डीएनए सीक्वेंस क्या हो जाएगा, मैनिपुलेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ऐसे होस्ट को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन गया ये। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करने की वजह से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करने की वजह से जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है वो क्या बन जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। क्या बन जाता है वो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जीएमओ जिसको हम बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिसकी एब्रिविएशन क्या रहेगी, जीएमओ। क्लियर नहीं है? तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट किया जा रहा है, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या बन गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड बन गया, जीएमओ उसको हम बोलेंगे। क्लियर यहाँ तक है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हमें पता लगा कि कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, कि कैसे किसी डीएनए की सीक्वेंस को चेंज किया जाता है ना। तो कैसे हो रहा था, सबसे पहले हमने डीएनए को आइसोलेट करा, जीन को एक्सट्रैक्ट आउट करा, फिर जीन को किसके साथ जोड़ दिया था, स्मॉल सर्कुलर डीएनए के साथ, विच इज द प्लास्मिड। जो ये प्लास्मिड क्या करेगा, डिजायर जीन को होस्ट के अंदर ले जाने में हेल्प करेगा। और होस्ट के अंदर ही फिर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या करेगा, अपने नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, डिजायर प्रोडक्ट को बनाएगा, और जिससे हमारा क्या बनेगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, तो होप्स यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा है इस चैप्टर के अंदर समझने के लिए, पर एक बार अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो चैप्टर बिकम ईजी। ठीक है, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, तभी हमें आगे वाला चैप्टर समझ में आएगा, विच इज इट्स एप्लीकेशन। क्लियर ना ये? ठीक है, तो हमने देखा कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को चेंज किया जाता है बाय एडिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो कुछ ऐसे यहाँ पर होता है। तो ये ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल के में से हमें एक डिजायर्ड जीन चाहिए, तो ह्यूमन सेल में से पहले हमने क्या निकाला होगा, एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम निकाला होगा, डीएनए सीक्वेंस निकाली होगी। उस डीएनए सीक्वेंस में से हमने किसको एक्सट्रैक्ट करा होगा, किसको एक्सट्रैक्ट करा होगा, डिजायर्ड जीन को। ठीक है, तो सेल में से हमने क्या निकाला, डिजायर्ड जीन निकाला। ठीक है, क्या एक्सट्रैक्ट करा, डिजायर्ड जीन। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल से किसको निकाला होगा, प्लाज्मिड को, एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम को। प्रोकैरियोटिक सेल से किसको निकाला, प्लाज्मिड को। और ह्यूमन सेल में से हमने किसको निकाला, डिजायर्ड जीन को, जो जीन हमें चाहिए। फिर इन दोनों को हमने क्या कर दिया, लाइगेट कर दिया, है ना। प्लाज्मिड के अंदर भी स्पेस बनाया ताकि वहां पर हम क्या करें, डिजायर्ड जीन को लाइगेट कर दे। ये प्लाज्मिड और डिजायर्ड जीन को जोड़ दिया गया, ये जुड़ गई है यहाँ पर ये। ठीक है, और ये लाइगेट करने के बाद उसको हम वापस किस में ट्रांसफर कर देंगे, इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो होस्ट के अंदर हमने किसको ट्रांसफर कर दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर दिया। क्लियर नहीं? अब यहाँ पर जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करा है, उसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड। दिस इज कॉल्ड एज द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म।
क्लियर? नहीं तो दिस इज ऑल अबाउट द जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो होप्स यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ों का हमने इस्तेमाल करा है। दैट विल डिस्कस इन द लेटर क्लास। ठीक है, थैंक यू।